नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। नारी शक्ति वंदन विधेयक आने के बाद महिलाओं में खुशी की लहर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि महिलाएं किस तरह से विधानसभा और संसद में पहुंचेंगी और महिलाओं की राय इस पर क्या है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रेशमा रहमान, जो कि शोधकर्ता हैं और ख़ास तौर से महिलाओं के विषयों पर ही शोध करती आई हैं। साथ ही हैं हमारे साथ आकांक्षा जैन, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रत्ना जी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। रेशमा जी, शुरुआत आपसे करते हैं कि जब से ये विधेयक आया है उसके बाद से महिलाओं में किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ख़ास तौर से आप शोधकर्ता हैं, आपकी ज़्यादा बातचीत हुई होगी जामिया में ख़ास तौर से, या बाकी और आसपास के इलाके हैं जो क्या लोगों का कहना है इस पर? ये सबसे पहले ये बहुत खुशी की बात है कि ये जो बिल है इसको समझने की ज़रूरत है। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है ये काफ़ी पुराना बिल है। ये राजीव गांधी के टाइम पे ये बिल जो है प्रपोज्ड किया गया था, लेकिन क्योंकि सरकारें आई और गई, कई सारी बाधाएं थी जो पास नहीं हो पा रहा था। लेकिन खुशी की बात है कि इस टाइम पे 2023 में ये बिल जो है पास हो गया लोकसभा में, और बहुत ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ में लोग नहीं गए। ये बहुत अच्छी बात है। वुमेन को ये रिजर्वेशन बिल मिला है, इसके लिए सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव साइन मानती हूँ, क्योंकि जब तक वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक जो है एज ए नेशनल डेवलपमेंट में इसका रोल जो है कहीं ना कहीं वुमेन अगर पीछे रहेंगी तो फिर प्रॉपर वे में नहीं हो सकेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपने ये पूछा मुझसे कि इसमें जो महिलाएं हैं या एज ए रिसर्चर क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। मेरे ख़्याल से अगर आप जो भी यूनिवर्सिटी को टच करें, चाहे जामिया है, JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अदर रेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो वहाँ की जो लड़कियां हैं, जो यूथ हैं ख़ासकर, वो इस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव वे में लेना चाहती हैं। इसमें भी कैटेगरीज़ हैं। सपोज़ कि जो क्लैरिटी है ना, उस पर अभी बात होनी चाहिए। वो ये है कि जो अदर सेक्शन की महिलाएं हैं, जो ख़ासकर मुस्लिम हो गई या फिर रेस्ट अदर कम्युनिटीज़, माइनॉरिटीज़ की वुमेन हो गई, वो अभी सोच रही हैं कि हम उसमें हैं या नहीं। ये एक सवाल है कि ये जो रिजर्वेशन बिल है उसमें किस कैटेगरी की महिला है, किस धर्म से बिलोंग करती है, किस जाति से है, उसका रिप्रेजेंटेशन कितना होना चाहिए। अभी इन सारी बातों की क्लैरिटी जो है वो अभी आई नहीं है। इस पर चर्चा बहुत मीडिया में हो रही है, हर जगह हो रही है, लेकिन जो है इन जनरल महिलाएं इससे खुश हैं। जी बिल्कुल। जिस तरह से मौजूदा समय में विधानसभाओं में और संसद में 15% से भी कम है भागीदारी भी महिलाओं की, अब ये किस तरह से आशा की किरण लेकर आया है? मैम, अगर हम देखेंगे एक जो हमारा ये वुमेन रिजर्वेशन बिल आया है, तो ये हमारे एक सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो के लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव और प्रोग्रेसिव चेंज है, जो वुमेन को एक इस लेवल पे आके डिसीजन मेकिंग पावर में जो ये लेकर आएगा। जो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो रिप्रेजेंट करेंगी, लोअर हाउस में रिप्रेजेंट करेंगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बात करेंगी। तो जो उनके एक डिसीजंस उसमें से निकल के आएंगे, वो एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं, अगर महिलाएं उसमें एक स्पेसिफिकली टर्म्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो एक ब्रॉडर उसमें रिव्यू उनका निकल के आएगा, जो एक डिफरेंट प्रोग्रेसिव हमारे समाज के लिए होगा। और एक जो एक वुमेन एम्पावरमेंट है, सबसे ज़्यादा ये उसको सपोर्ट करता है। जो हमारा ये बिल है, ये वुमेन एम्पावरमेंट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट के प्रिंसिपल्स देखेंगे तो क्या कहता है वुमेन एम्पावरमेंट, क्या कहता है वुमेन एम्पावरमेंट? हमें कहता है कि महिलाओं को जो अपनी चॉइस है, जो उनकी सेल्फ वर्थ है, उसकी उनको एक रियलाइजेशन होनी चाहिए। तो वो रियलाइजेशन कब आती है? जब आप उनके हाथ में कोई पावर देंगे, जब उनके अंदर डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो उनको दी जाएगी, तो उनकी जो वो डिसीजंस निकल के आएंगे, तो वो जब एक टूल रखेंगे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो एक सेल्फ वर्थ की जो उनके अंदर पावर है वो अपने आप ही आ जाएगी। सो दैट इज़ इन इट सेल्फ वुमेन एम्पावरमेंट, जिसको मैं बेसिकली जिस नज़रिए से देखा जाऊंगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा इस टाइम पे हिट कर रही है, अभी वो छुपी हुई है। क्योंकि आज का जो हमारा मिलेनियल्स हैं, जिसको हम कहेंगे आज का जो यूथ है, वो जेंडर इनइक्वालिटी में बिलीव नहीं करता है। अगर जो उनके फ्रेंड्स हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, वो आपस में इक्वालिटी से रहते हैं, बट अगर हम प्रोफेशनलिज्म में उस चीज़ को देखेंगे तो वो जेंडर इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं छुपी हुई है, जिसके लिए हमें अपनी सोसाइटी, लेजिस्लेचर,
लीगल एंड पॉलिटिकल व्यू स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा। लीगल हमने बहुत पॉइंट ऑफ व्यू में स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, जिसके लिए हमने काफ़ी लॉज भी लेकर आए हैं। अगर मैं बात करूँगी इक्वल रेम्यूनरेशन लॉ जो 1961 में पास हुआ था, जिसमें अगर आप कहीं पे वर्क करेंगे एज अ वुमेन, यू आर अ वुमेन, तो आप जो है अपने मेल वर्कर्स के आपको बिल्कुल इक्वलेंट में रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट है जो आपका, तो ये सारा हमारी महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, ताकि वो सोसाइटी में एक लीगली उनको पावरफुल दिखाया जाए। बट पॉलिटिकली वो कहीं ना कहीं अभी लैग बिहाइंड करी थी, क्योंकि वो सिर्फ एक पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट तो कर रही थी, बट उनकी जो एक सोच थी वो सिर्फ एक जनता के सामने निखर के नहीं आ रही थी। वो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में वर्क कर रही थी, क्योंकि पॉलिटिक्स क्या है, अभी मेल डोमिनेंस से बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। कहीं ना कहीं वो महिलाओं की जो डिसीजन मेकिंग पावर थी उनके हाथ में नहीं आती। बट अब इस बिल के आने से जो 33% हमारी वुमेन्स को रिजर्वेशन मिला है, इसके आने से जो उनकी एक डिसीजन मेकिंग पावर में जो एक टूल मिलेगा, जो नेशनल लेवल पे ये वर्क करेगा, तो इससे जो है हमारा सोशियो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा इंडिया का। क्योंकि इंडिया जो है इस टाइम पे आप अगर देखा जाए एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो एक वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से हम जेंडर इक्वालिटी डेफिनेटली मानते हैं कि होना चाहिए हमारी कंट्री में। बट अगर हम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पे अगर नज़र डालेंगे तो उसके आंकड़े हमसे ये कहते हैं कि इंडिया अभी 48th पोजीशन पे है आउट ऑफ 146, जो कि हम अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। तो अगर हम इस बिल के पास होने से हमारी वुमेन को एम्पावरमेंट मिलती है, उनके डिसीजन मेकिंग पावर वो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग बॉडी में आ जाती है, तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा प्रावधान रहेगा। जी, आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रखे हैं आकांक्षा। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि अभी 10% से अधिक महिला विधायकों की संख्या वाले जो राज्य हैं उनमें पश्चिम बंगाल में 13.70%, छत्तीसगढ़ में 14.44%, झारखंड में 12.35%, बिहार में 10.70%, दिल्ली में 11.43%, राजस्थान में 12%, पंजाब में 11.11%, यूपी में 11.66%, उत्तराखंड में 11.43% और हरियाणा में 10% जो महिलाएं हैं ये विधायक हैं, और बाकी में जो है वो इससे भी कम है। तो अभी तो हमारे देश की मौजूदा स्थिति ये है। डॉक्टर रेशमा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आकांक्षा ने कहा कि अभी राजनीति में महिलाएं जब 33% आरक्षण के साथ आएंगी तो कहीं ना कहीं उनकी जो आवाज़ है वो ज़्यादा बुलंद होगी, जो नीति निर्धारक के तौर पर भी वो होंगी, वो शायद महिलाओं के प्रति जो उनकी संवेदना होगी वो ज़्यादा होगी। क्या ऐसा मानती हैं आप? जी, मुझे बिल्कुल लगता है कि इससे बदलाव आएगा। ये आपने पंचायत में देख रखा है, पहले जो है विमेन जो है पंचायत में नेग्लिजिबल थी, यानी कि टोटल मेल डोमिनेंसी थी, वहाँ पे महिलाएं दिखती ही नहीं थी। लेकिन अभी जो है हालात बदल चुके हैं। अभी आप देखोगे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और महिलाएं वहाँ दिखती हैं, क्योंकि रिजर्वेशन के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है। ये हमारे पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब एक पॉलिसी ये कामयाब रही, एक बिल कामयाब रहा, तो व्हाई नॉट दिस। क्योंकि अगर हम पंचायत में हमने देख लिया, अब बात आती है कि लोकसभा में, ठीक है, और स्टेट असेंबली में क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आप आंकड़े बता रही थी, वैसे आप देखें हिमाचल प्रदेश में कितनी हैं, 1 महिलाएं जी। इसी तरह से मिज़ोरम की बात करते हैं, मिज़ोरम में 0 है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इक्वालिटी अभी पूरी तरह से आई नहीं है, बहुत हमें स्ट्रगल करना होगा जी। अब आप ऐसे देखें, इस बात को समझें, 70th वो हो गया हमारा चल रहा है, असेंबली चल रही है, उसमें जो है टोटल 690 MPs जो हैं इलेक्टेड आई हैं। कितनी कम, बिल्कुल। और उसमें से भी अगर आप बात कर लें तो जिसमें हमारी जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की विमेन है उनकी परसेंटेज 22%। अगर आप 2011 के सेंसेक्स को उठा लें तो 14% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो उसमें 4 जो है फीसद जो है महिलाएं हैं, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन किधर है? बिल्कुल आप उसमें ये देखोगे मुस्लिम का खासकर मैं इसलिए कहूँगी कि उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ख़राब है। अभी 2023 में हम ये देखते हैं कि कहते हैं ना 20% आपकी आबादी हो गई है, और 20% अगर आबादी हुई है यानी 20% में आप ये कैलकुलेट करो कि आधी आबादी हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं कि भारत की जो महिलाएं हैं वो आधी आबादी है। आधी आबादी मतलब 10% तो मुस्लिम महिलाएं हो गई,
प्रतिशत में कहाँ है मुस्लिम महिलाएं, उनका रिप्रेजेंटेशन किधर है, बहुत ही पुअर कंडीशन में है अभी। वजह क्या है? वजह बहुत सारी है। सबसे पहली बात यह है कि इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, एजुकेशनल एम्पावरमेंट, जो हमारा वो एक खाका होता है कि जेंडर इनइक्वालिटी, पैट्रियार्की, ये जो है ये मेन रीजंस है। और इससे ये नहीं है कि मुस्लिम महिलाएं जो है सफ़र कर रही हैं, ये हिंदुस्तानी महिलाएं सफ़र कर रही हैं, हमें इस बात को समझना होगा। उसमें एक पार्ट आता है मुस्लिम महिलाओं का। अब क्या हो जाता है कि आपका जो मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन, मैं आपको बताऊँ 57 में, 62 में, 91 में, 92 में, जो लोकसभा में 0। बिल्कुल, ये हॉरेबल है जी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि अगर जो है ये सारा, तो मैंने आपको सिनारियो बता दिया और क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास एक एग्जांपल मैंने जैसे बताया कि पंचायती राज हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, तो क्यों ना अगर लोकसभा में या राज्यसभा में हमारी जो स्थिति, क्योंकि जैसे आपने बोला 15% महिलाएं अभी करंट में जो हैं वो लोकसभा में हैं, और 13% गिरकर 2% और नीचे आ जाती हैं, 13% आती हैं आपका ये स्टेट असेंबली में, यानी कि हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ख़राब है। ये बिल जो है हमें सपोर्ट करेगी, ज़रूर सपोर्ट करेगी, एटलीस्ट हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ेगा। तो मैं इसके बहुत ही फेवर में हूँ। जी आकांक्षा, जैसे डॉक्टर रेशमा ने कहा कि अभी तो हम एक तरह से लैंगिक समानता के बहुत पीछे हैं, पर जिस तरह से इन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, पर महिलाओं को तैयार किस तरह से किया जाएगा? क्योंकि अभी जो है वो कहीं ना कहीं फिर वो बात आ जाती है कि कौन सी महिलाएं आगे जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आम जो क्षेत्र की महिलाएं हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेंगी, वो कैसे देखते हैं आप इस पूरी प्रक्रिया को? अगर उस प्रक्रिया को हम नज़र डालेंगे तो उसके लिए हमें सशक्तिकरण जो है, पहले अपनी सोसाइटी का ही सशक्तिकरण करना पड़ेगा। उसके लिए रिफॉर्म्स हमें ऐसे बनाने पड़ेंगे, और जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे समाज में चीज़ों को लेके, पार्टिसिपेशन को लेके, महिलाओं का पॉलिटिक्स में आना, एक पार्टिसिपेशन को लेके उसको इतना फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, उन टर्म्स एंड कंडीशन को इतना फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा कि आम तबके से जो महिलाएं आ रही हैं वो आने से झिझकेंगी नहीं कि हम किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल फैमिली को बिलोंग नहीं करते, या हम किसी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजुकेशन बैकग्राउंड को अगर हम नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो तब भी हम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो उसके लिए हमें डिफरेंट रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, स्कीम्स ऐसी लानी पड़ेंगी, या फिर कुछ हम इस तरह से अपनी सोसाइटी में कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स कुछ हो सकता है, या फिर कुछ भी आप जिसको कहेंगे कि उनको सिर्फ एक पार्टिसिपेशन करने का एक मौका मिले, कि वो उनके लिए एक रास्ते जो खोले जाएं, आम महिलाओं के लिए, आम तबके की महिलाओं के लिए रास्ता खोला जाए कि जो अपनी एक सोच को, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को एक हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हैं। अगर वो उसके काबिल हैं तो डेफिनेटली सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेंगी, ऐसे लॉज लाने पड़ेंगे, ऐसे रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे जिससे महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा मिले। और आम तबके से जो महिलाएं आ रही हैं, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं आ रही हैं, हिंदू महिलाएं आ रही हैं, पर हम ये नहीं उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं या किसी पॉलिटिकल फैमिली से आ रही हैं, किसी बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से आ रही हैं, या एजुकेशन बैकग्राउंड उनका ऐसा है कि उनको आना ही है। तो एक आम तबके की महिलाओं के लिए भी इसके रास्ते हमें खोलने पड़ेंगे। ऑल्दो इस बिल के तहत बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स भी ऐसी हैं कि जो इसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों बताता है। प्रॉज तो अगर हम देखेंगे तो इसके सारे पॉजिटिव में ही जाएंगे, क्योंकि एक महिला का जो एक खुल के नज़रिया सामने आएगा, वो अपना व्यू पॉइंट जो देगी, उससे जो हमारे पॉलिटिकल जो हमारा सीन है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ उस लेवल की निकल के आएंगी, एक ब्रॉड एंड पर्सपेक्टिव पे निकल के आएंगी। जिस तरह से अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, आर्टिकल 15 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, बट वहीं पे हमारा आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 3 है वो हमारे स्टेट को ये अफर्म करता है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप स्टेप्स ले सकते हैं, चिल्ड्रन के एम्पावरमेंट के लिए आप स्टेप्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन वुमेन एम्पावरमेंट को लेके फ्लेक्सिबल है। तो जिस तरह से हमने एक अपना ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट हमारे जो तैयार हुआ था, तो उसी तरह अगर हम अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, इनको भी फ्लेक्सिबल बनाएंगे तो डेफिनेटली आम तबके की महिलाएं भी इनमें पार्टिसिपेट कर सकेंगी। और हम सब जॉनरे की महिलाओं से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आएँ और अपना सशक्तिकरण के लिए डेफिनेटली अपनी ओपिनियंस रखें और पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करें। जी, या मैं आकांक्षा की बात में कुछ ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मैं महिलाओं के बीच में होती हूँ, मैंने बहुत लंबा अरसा जो है महिलाओं के बीच में गुजारा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि रियलिटी जो है बहुत डिफरेंट है।
वो कैसे? आप ये देखो कि हर महिला जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी से नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हर महिला ना मेट्रोपॉलिटन सिटी से है, ना वो देहात से भी होती है, वो रिमोट एरिया, वो बहुत ही रिमोट, जहाँ पे एक्सेस ऑफ एजुकेशन नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, मोबाइल एक्सेस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो हमने अगर इस बिल को बहुत कामयाब बनाना है तो बहुत सारी बातों को ध्यान देना होगा। सबसे पहले कि ये पर्टिकुलर इसी एक एलीट सेक्शन वुमेन के लिए नहीं होना चाहिए, इसमें क्लैरिटी आनी चाहिए। सेकेंडली क्या है, आपने ये देखना होगा कि गाँव, देहात, रिमोट एरिया, जो रीजनल एरिया, पहाड़ी एरिया, इवन शहर, हर जगह, हर तबका, हर धर्म, हर सोसाइटी, हर समाज, सारी जो वुमेन है उनको लेकर आपको इकट्ठा ऐसे चलना होगा। और इस बिल में सभी को आपको मर्ज करना होगा अगर आपने प्रॉपर वे में, क्योंकि ये तो महिला का बिल है तो इसमें सारी महिलाओं का हक है। बिल्कुल, अगर एक भी महिलाएं इससे, या एक भी सेक्शन की महिलाएं जो है इससे छूट जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद रहेगा। इसलिए जब हम वुमेन रिजर्वेशन बिल को बहुत कामयाब होता देखना चाहते हैं तो हम सभी सारे सेक्टर की महिलाओं को ऐसे जोड़ के फिर इस बिल पर एक बार विचार अच्छे से करना होगा, और इसमें चेंजेस अगर लाने होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चेंज का तो हमेशा वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल। तो राजनीति में अब महिलाओं की जो है वो भागीदारी बढ़ेगी। क्या आपको लगता है डॉक्टर रेशमा कि अभी ख़ासतौर से अगर हम मुस्लिम तबके की बात करें, वहाँ की महिलाओं की क्या सोच है? क्या अभी वो एक सोच में बदलाव आया है? क्योंकि जब हम तालीम की बात करते हैं वहाँ, तो बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहते ज़्यादा। तो यहाँ तो हम और आगे राजनीति में आने की बात कर रहे हैं, तो किस तरह के सुधार की ज़रूरत आप महसूस करती हैं? सबसे पहले तो ये बात बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि हम जो मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम अपना डेटा को भी पहले अभी रीथिंक करने की ज़रूरत है। हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाते हैं या फिर कोई दूसरी रिपोर्ट्स उठाते हैं, वो रिपोर्ट कब की है? तकरीबन 15 साल अप्रोक्स हो चुके हैं। क्या 15 साल में देश के हालात नहीं बदले हैं? बिल्कुल। 15 साल में क्या मुसलमानों के हालात नहीं बदले हैं? जब देश के हालात बदले हैं, सोसाइटी का हालात बदला है, तो मुसलमानों के भी हालात बदले हैं। लोगों में भी, मैं क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ तो मैं ये रियलाइज़ करके आपको बता सकती हूँ कि काफ़ी बदलाव आया है जी। आज जो है, जो मेरे घर में जो मेड आती है वो मुन्नी, वो 1500 रुपये फ़ीस देकर एक प्राइवेट स्कूल में अपनी बेटे और बेटी को पढ़ा रही है। वाह। आप वो देख सकते हैं कि वो काम कर रही है, वो एक डोमेस्टिक हेल्पर है। बिल्कुल, और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि वो आगे उसकी बच्ची ये करे। उसका ये कहना है, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी या मेरा बेटा इस काबिल हो जाए कि बैंक फॉर्मेलिटीज़ या कहीं अच्छी जगह जॉब करे, इसलिए मैं हार्ड वर्क करती हूँ। तो ये देख रहे हैं कि जब आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल के जो लोअर तबके की मुस्लिम महिला है उसकी ये सोच है, तो आप दूसरे सेक्शन की जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जाहिर सी बात है उनकी सोच बदली है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक चीज़ है। दूसरी बात ये है कि जो है, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो इम्पैक्ट हमारे कल्चर पे है वो पैट्रियार्की का है। उसका इम्पैक्ट हर समाज, हर तबके, हर रिलीजन पे पड़ा है। सेकेंडली जो है, ये बहुत ही स्ट्राइकिंग मोमेंट है कि शेड्यूल कास्ट को, इस पे हमने बात नहीं की है, बहुत ज़रूरी है बात करना कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो आया है उसमें SC/ST कैटेगरी को रिजर्वेशन मिला हुआ है। आपने मीडिया में भी बहुत हलचल देखी होगी, मैं तो हलचल कहती हूँ कि मीडिया में बहुत हलचल है इस बात की कि भाई जनाब OBC जो वुमेन है उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं इस खुशी की बात इसलिए मानती हूँ कि एक कैटेगरी को आपने रिजर्वेशन दी है, बहुत मुबारक होने। OBC वाले फाइट कर रहे हैं, उनको भी रिजर्वेशन मिल जाए और भी अच्छी बात है। लेकिन व्हाट अबाउट द माइनॉरिटीज़ वुमेन, वो कहाँ हैं? आपको सिख, ईसाई, मुस्लिम, अदर रेस्ट कम्युनिटीज़ के वुमेन को भी देखना होगा। उनको भी, अगर वो कमज़ोर हैं, उनको इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, पॉलिटिकल कमज़ोर है, आपको भी जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि उनको एम्पावर करें। आप ये देखो, 70 साल हो गए हम बात करते हैं, ठीक है, 70 साल में कितनी 25 MPs आई हैं मुस्लिम। आप समझ सकते हो कि कितना रिप्रेजेंटेशन कम है। 25 MPs में भी आप कैटेगराइज करोगे तो उसमें इलिट सेक्शन की वुमेन ज़्यादा हैं, जिनका कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट है। कुछ आई होंगी, चंद जो होंगी जो अपने स्ट्रगल या हार्ड वर्क से आई होंगी। तो हमारा ये मकसद क्या होना चाहिए कि देश की जो भी महिला है जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती है, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी तबके से हो, उसका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल होना चाहिए। उसके लिए जो भी फैक्टर्स हैं, उसके लिए फैमिली की भी जिम्मेदारी है ना कि आप अपनी लड़कियों को एजुकेट करो। बिल्कुल। उसके बाद गवर्नमेंट है कि अच्छी पॉलिसी, जैसे आकांक्षा ने बोला है कि पॉलिसीज़ और स्कीम्स लेकर आए ताकि लड़कियाँ एम्पावर हो सकें। ये सारी चीज़ों पर हमें नज़र दौड़ाना होगा। रिजर्वेशन का मैं इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ कि ये हमें 100% एम्पावर करेगा।
जी, आकांक्षा, डॉक्टर रेशमा ने जो अभी जो बातें कही कि बाकी जो माइनॉरिटी सेक्शन की महिलाएं हैं उनको किस तरह से किया जाएगा, इसमें किस तरह से क्लैरिटी आएगी जब कानून का रूप लेगा? तो मैम देखिए, सबसे पहले जो ये हमारा रिजर्वेशन बिल आया है, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल इशू, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। अगर हम इसको ब्रॉडन पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये अगर हमारा प्रिंसिपल का मैटर है तो हम चाहेंगे कि हर तबके की महिलाएं इसमें आएँ, चाहे वो माइनॉरिटी से बिलोंग करती हैं, चाहे वो मार्जिनल सोसाइटी से बिलोंग करती हैं, चाहे वो किसी ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है जो जैसे अंडमान निकोबार की कम्युनिटी है, वो लोग शहर में आने से डरते हैं या फिर उन्होंने अपने आप को ऐसे एक एरिया में बंधित करके कन्फाइन करके रखा हुआ है कि वो उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के किसी भी कोने में जहाँ कहीं पर भी महिलाएं अपने आप को एक सशक्तिकरण महसूस करती हैं, अगर वो इस लेवल पे आके अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं, वो एक सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो हमारी ये है इंडिया की, जो एक लेजिस्लेचर है, इसमें पार्टिसिपेट करके अपना व्यू पॉइंट रखना चाहती हैं, तो डेफिनेटली हमें ऐसे स्कीम्स और रेगुलेशंस लेकर आने पड़ेंगे कि जिससे उनको आने का एक जरिया उनके लिए खुले और ये हमारी एक ओवरऑल सोसाइटी को सशक्तिकरण करेगा। क्योंकि यूनाइटेड वी आर, ऑब्वियसली वी आर एट पार। अगर हम बिल्कुल अलग अलग होकर चलेंगे, ऑपोजिशन इस पे अपनी अलग राय देगा और डिफरेंट पार्टीज इस पे अपनी अलग राय देंगी, या कोई माइनॉरिटी को सपोर्ट नहीं करेगा, कोई ओबीसी को सपोर्ट नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा समाज है, हमारा देश है, वो हिस्सों में इस व्यू पॉइंट पे बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या है, हमारा सिर्फ इसका मेन मोटिव ये है कि हमें प्रिंसिपल पे वर्क करना है, हमें वुमेन एम्पावरमेंट के प्रिंसिपल पे वर्क करना है। इसको पॉलिटिकल इशू ना बना के इसके एक प्रिंसिपल पे अगर वर्क करेंगे तो वो ओवरऑल डेफिनेटली सोसाइटी को सशक्तिकरण करने में मदद करेगा। बहुत अच्छी बात कही है आकांक्षा ने कि इसमें हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। डॉक्टर रेशमा, आपसे जानना चाहेंगी कि जब महिलाओं की संख्या बढ़ेगी संसद में, विधानसभाओं में, आपको लगता है कि अभी जो कमी है उसमें कानूनों में कुछ आपको लगता है कि कमी रह गई है और महिलाओं के जब संख्या बढ़ेगी तो उससे कुछ बदलाव आएगा? किस तरह का बदलाव आएगा? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि कोई कमी रह गई है। ये बात देखिए ध्यान देने वाली है कि कोई भी बिल या कोई भी पॉलिसीज़ आती है वो 100% परफेक्ट नहीं होती है। जब वो बिल प्रपोज किया जाता है तो फिर जनता का राय आता है, उस पर मीडिया का फीडबैक्स आता है, उस पर अपोजिशन का फीडबैक्स आता है, उसके बाद उसमें संशोधन किया जाता है, यानी उसको करेक्ट किया जाता है। इस बिल में भी ये है कि बहुत सारे जैसे अपोजिशन है वो क्वेश्चन कर रही है कि ओबीसी को मिलना चाहिए या फिर मुस्लिम वीमेन को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि उनका 4% ही है। 4% भी एक बड़ा वो होता है, नंबर्स होता है, उसमें आपको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, कुछ रिजर्वेशन देना चाहिए। ये सही बात है, रिप्रेजेंटेशन के लिए ये ज़रूरी है। दूसरी बात ये अहम है, जैसे संशोधन की बात आप ये कह रहे हो कि अभी जब हमारी ये हालात इतना ख़राब है तो उसमें ये देखना होगा कि 2011 में ये हमारा जो है, क्योंकि इसमें 2 फैक्टर्स आ रहे थे, मोटे मोटे तौर पे 2 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये है कि ये अभी ये गौर करने वाली बात है कि 2024 में हमें फ़ायदा होने वाला है या नहीं, क्योंकि अभी हमारे हालात ख़राब है। हम 15 और 13% हैं दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा असेंबली में। अगर ये 2024 में जो क्लैरिटी आ जाती है और हमें मिल जाता है राइट्स और पार्टिसिपेट वेमेन करती है तो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन 33% तो आएगा ही, क्योंकि हम आधी आबादी है तो आधी भागीदारी भी होना चाहिए। आज तो अभी 33% की बात कर रहे हैं, कुछ दिनों में देखना आप ये होगा कि भाई आधी भागीदारी भी हमारी चाहिए क्योंकि हम आधा पॉपुलेशन है। आकांक्षा, ज़मीनी स्तर पर हम किस तरह के बदलाव देखेंगे? अगर ज़मीनी स्तर पे मैम बदलाव देखे जाएं, अभी जो ये हमारा रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, अभी इसने लॉ का रूप नहीं लिया है, तो अभी इसको बहुत सारे पड़ावों से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसमें जो एक सेंशस कैलकुलेशन है पहले वो किया जाएगा, फिर डीलिमिटेशन इसके ऊपर एक्ट वर्क करेगा। ऑल्दो उसकी हमने प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया, बट अगर हम 2024 के इलेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए देखें वुमेन रिजर्वेशन बिल को, तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि अभी उस पर ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसको बहुत सारे पड़ावों से होकर गुजरना पड़ेगा। अभी सिर्फ एक हमारा ये लेजिस्लेचर असेंबली में जो पास हो गया, बट इसको लॉ का रूप लेगा तभी इसकी एप्लीकेबिलिटी
स्टार्ट हो जाएगी। तो बट ज़मीनी तौर पे हम ये कर सकते हैं, उससे पहले हम अपनी जो सीन जो है ना हमारा वुमेन एम्पावरमेंट का, उसको हम थोड़ा सा सशक्तिकरण इसको इसलिए कर सकते हैं कि हम उससे रिलेटेड कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आ सकते हैं, या फिर हम इसको थोड़ा सा पॉलिटिकली और सोशली थोड़ा फ्लेक्सिबल बना दें ज़मीनी तौर पे अगर इसको लागू करने के लिए, ताकि जब भी ये लॉ बन के पास होगा वुमेन रिजर्वेशन बिल, तो आम महिला के लिए इसका फ़ायदा उठा पाना थोड़ा सा आसान हो जाए। सबसे बड़ी बात यही है कि आम महिलाएं इसका फायदा कैसे उठाएंगी। आम महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मैम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आम महिलाओं तक वो बात पहुंचे। उसके लिए हमारे पास संचार एक माध्यम है जिसके ज़रिए हम पहुंचा सकते हैं। ये हमारे जो ख़वातीन का शो है ये बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। अब गांव में भी मोबाइल पहुंच चुका है, वहां से आपको यूट्यूब पे मिल जा रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू मिल जाएगा। तो ये जो हम प्रोग्राम्स बना रहे हैं, ये अगर किसी रिमोट एरिया में कोई महिला देख रही होगी, कोई पॉलिटिकली बहुत एक्टिव होगी, वो कुछ करना चाह रही होगी और उसको यहाँ तक ये नॉलेज नहीं पहुँची होगी, तो ये संचार के माध्यम से हम पहुँचा सकते हैं। हम एक और चीज़ हो सकती है कि जो रेडियो प्रोग्राम्स होते हैं उसके ज़रिए भी हम, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके थ्रू भी जो है हम गांव आम जनता तक पहुँचा सकते हैं। सेकेंड ये हो सकता है कि जो लोकल NGOs हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं और वो जो है मोबिलाइज कर सकती हैं, सेंसिटाइज कर सकती हैं और वो अपने रीजन में रह के ही काम करें। उसका क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि वो लोकल लोगों को जानती है, लोकल लैंग्वेज जानते हैं और लोकल कम्युनिकेशन जानते हैं, तो वो अगर इस तरह से सेंसिटाइज करना शुरू कर दें, एम्पावर करना शुरू कर दें, तो वहाँ से भी कुछ रिजल्ट निकल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि कैसे हम आम जन जो महिलाएं हैं उन तक अपनी बात पहुँचाएँ। जी बिल्कुल। आकांक्षा, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? नहीं, मैं रेशमा के साथ बिल्कुल इनके साथ ही जाना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारा ये माध्यम है ना, रेडियो टेक्नोलॉजी हो गई, सोशल मीडिया हो गया, तो न्यूज़पेपर हो गया, इनके माध्यम से ही हम महिलाओं तक या फिर अपनी सोसाइटी तक ये आवाज़ पहुँचा सकते हैं कि हम अब जो हमारा देश है वो महिला सशक्तिकरण के लिए तैयार है, अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट करने के लिए और नेशनल लेवल पे भी। तो जो भी महिला इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना चाहती है या पॉलिटिकल एक सोच रखती है, एक लीगल थॉट रखती है अपने लिए, तो वो इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करे। और अगर उसमें कुछ हिंड्रेंस आती है, उसमें कोई बैरियर्स आते हैं, तो उसके लिए हमारी सरकार, जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, वो उनका हेल्प करें, उनको मदद करें, ताकि उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए और वो जो भी अपनी सोच रखती है, अपने विचार रखती है, खुलकर समाज के सामने आए, ताकि हमारा एक वुमेन एम्पावरमेंट। इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया की हम क्यों नहीं बात करें कि इंटरनेशनल मीडिया ने वुमेन रिजर्वेशन बिल, जो भारतीय हमारा जो ये बिल पास हुआ है, उसको बहुत अच्छा पॉजिटिव दिखाया। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके सारे जो गल्फ मीडिया हैं या फिर अल जजीरा है, उसने ये कहा है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है 33% इंडिया ने जो पास किया है, इससे वुमेन जो है एम्पावर होंगी। तो इससे हमारी इमेज न कि हिंदुस्तान में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी काफ़ी बड़ी है। ये बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल। और संख्या बल की वजह से क्या आपको लगता है कि महिलाओं का आत्मविश्वास भी जो है वो बढ़ेगा संसद में, विधानसभाओं में, क्योंकि एक दूसरे का साथ रहेगा? बिल्कुल 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 रहेगा, क्योंकि जब तक हम उनको मौका ही नहीं देंगे, जब तक उनकी एक जो उनकी रेशो है उसी को बढ़ावा नहीं मिलेगा, जब उनको दिखेगा कि हाँ हम महिलाएं मिलकर कुछ कर सकती हैं, जब तक उनको ये नहीं दिखेगा हम नंबर में ज़्यादा है यहाँ पे, तो हमारी सोच यहाँ पे मैटर करेगी। हमारी सोच की वजह से लॉ बनेगा, हमारी सोच की वजह से लेजिस्लेटिव असेंबली बन रही है, एक ये जो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये हमारी वजह से वर्क कर रही है, तो डेफिनेटली नंबर की वजह से इस सोच को बिल्कुल बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, जैसे कि 100 है, 100 में अगर 98 मेल है और 2 महिला है, तो उसकी बात इग्नोर की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर लेकिन 100 में अगर जो है 33 महिलाएं हैं, तो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, इसलिए हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। जी, तो आने वाले कितने सालों में हम ये परिवर्तन बहुत बड़े स्तर पर देख सकते हैं? ख़ास तौर से हम जेंडर इक्वालिटी की जब बात करते हैं, तो ये समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा, जो शायद अभी हम तुरंत नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन आने वाले 10 सालों में अगर ये कानून आ जाता है, लागू हो जाता है, तो वाकई शायद एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैम, जेंडर इक्वालिटी जो है ना, वो हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा एक स्टेप है कि अगर हम हर समाज में, हर सोसाइटी में, हर प्रोफेशन में, हर एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में अगर जेंडर इक्वालिटी हो जाता है, उससे रिलेटेड अगर लॉज आ जाते हैं, पॉलिसीज़ आ जाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, तो अब देखिए कि
कोई लड़कियों को ना किसी भी जगह पे काम करने के लिए जज नहीं करेगा, चाहे वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी हो, चाहे वो नहीं भी हो, खाली फीमेल्स भी वहाँ पे वर्क करिए, तो एक जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारी सोसाइटी से निकल के आता है। लड़की है तो शायद अच्छी रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकती, लड़की है तो शायद अच्छी पॉलिटिशियन नहीं बन सकती। हालांकि अब समाज ने बहुत चेंजेस आए हैं, बट एक वो जो छुपी हुई सोच कहीं से निकल के आती है ना, जेंडर इनइक्वालिटी की, वो हमारे समाज में अभी बसी हुई है। अभी आप लोग क्या इन चीजों को अभी झेलते हैं? क्या अभी है ये चीजें अलग अलग प्रोफेशंस में डिस्क्रिमिनेशन? अगर आपको अपना ही एक एग्जांपल देना चाहूंगी, सबसे क्लोज से एग्जांपल देना चाहूंगी, मैं एक लॉयर हूँ और एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लॉयर्स और जजेस ही हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है। तो हमारे फैमिली में एक हमारी सबकी सोच ऐसी थी कि आप पढ़िए, आप जितना पढ़ना चाहती हैं। तो मैंने अपना लॉ का डिग्री लिया, मास्टर्स किया, बट उसके बाद जब पीएचडी करने का मेरे दिमाग में आया तो सोसाइटी से, हमारी फैमिली के ऊपर ये प्रेशर आने लग गया कि ज़्यादा कानूनबाजी मत सिखाइए, लड़की है, शादी करने में दिक्कत होगी। तो ये जो सोच है समाज की, ये बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियों को पढ़ने से भी, चाहे आप अच्छी फैमिली की गर्ल्स को भी देखेंगे ना, तो अगर मैं मार्जिनलाइज सोसाइटीज़ की बात करूँ या ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ, तो उनको तो जिस तरह के हिंड्रेंसेस, जिस तरह के बैरियर्स फेस करने पड़ते, शायद हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम एक पॉलिटिकली एजुकेशन वाइज स्ट्रॉन्ग फैमिलीज़ की भी बात करें तो उनको भी कहीं ना कहीं ये जेंडर इनइक्वालिटी फेस करनी ही पड़ती है। लेकिन अब आप जब पेशे में आ गई हैं, अधिवक्ता बन गई हैं, तो वहाँ पर भी आपको कुछ लगता है कि वहाँ भी है कुछ डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजें? डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कहूंगी मैं, अगर हम ब्रॉडली लोगों की जो चॉइस है, हाँ, बट लोगों की चॉइस हमेशा यही रहती है कि हम एक मेल लॉयर को अगर अपना केस देंगे, तो स्पेशली क्रिमिनल केस अगर हम उनको देंगे तो वो एक अच्छे से हैंडल कर पाएगा, वो एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रख पाएगा, वो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अच्छे से हैंडल कर सकता है, जो कि एक फीमेल लॉयर शायद नहीं कर सकती। तो ये एक लोगों की जजमेंटल जो है ना, ये सोच अभी ये है, ये दिल्ली की सोच है, दिल्ली हाई कोर्ट में है जी आकांक्षा, और ये वहाँ की सोच है। तो अभी हमें काफी आगे जाना है। और एकेडमी में बात करें तो एकेडमी में ये मसला पहले था, बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे भी जो है मेल उन्होंने कब्जा कर रखा था, मैं तो कहती हूँ कब्जा कर रखा था। लेकिन औरतों ने, महिलाओं ने, लड़कियों ने अपनी मेहनत से जो है अब कब्जा कर लिया है। आपको हर जगह अब एकेडमिक में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिलेगा। एक सवाल आपने किया था, बदलाव आएगा या नहीं? देखिए, ये आज कहना मुश्किल है, क्योंकि आज हम 2023 में इस बात को अभी बिल्कुल समझ रहे हैं, लेकिन बदलाव लाजमी है। बदलाव आएगा, उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। कोई भी पॉलिसीज़, प्रोग्राम, बिल आता है, वो उसको पूरी तरीके से इफेक्ट आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये भी टाइम लगेगा, लेकिन बदलाव लाजमी है कि बदलाव आना ही आना है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सभी महिलाओं का यही मानना है कि बदलाव ज़रूर आएगा, और ख़ास तौर से जेंडर इक्वालिटी की जो बात है उसमें ज़रूर बदलाव देखने को मिलेगा जैसे ही ये कानून का रूप लेता है। और हम भी यही मानते हैं कि इस तरह के बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाएं अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुकी हैं और हर क्षेत्र में वो पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो अब राजनीति में भी उनकी बारी है। बहुत शुक्रिया।